नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। ईरान के खिलाफ अमेरिका और इजरायल की जंग को आज 26 दिन हो गए हैं और इसका युद्ध के कारण पूरी दुनिया में एनर्जी क्राइसिस पैदा हो गया है। तमाम देशों में इमरजेंसी डिक्लेयर करनी पड़ रही है। हालांकि भारत सरकार ने आज फिर दोहराया कि देश में पेट्रोल डीजल का पर्याप्त भंडार है, गैस की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन आने वाला वक्त मुश्किलों से भरा है, इसलिए संभलकर चलना जरूरी है। आज सरकार ने सभी राजनीतिक दलों के साथ मीटिंग की, मिडिल ईस्ट के हालात की जानकारी दी। सरकार की क्या रणनीति है, किन देशों के साथ सरकार संपर्क में है, किन किन देशों से क्रूड ऑयल और गैस का इंपोर्ट किया जा रहा है, देश की रिफाइनरीज के प्रोडक्शन और हमारे स्टॉक की क्या स्थिति है, इसकी पूरी जानकारी दी गई। आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया कि ईरान के साथ बातचीत अच्छी चल रही है। अब बातचीत में वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस और विदेश मंत्री मार्को रूबियो भी शामिल हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान की तरफ से उन्हें बहुत महंगा गिफ्ट मिला, जो कि अच्छा संकेत है। उम्मीद है जल्द ही कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। दावा तो यह भी किया गया कि अमेरिका की तरफ से 15 पॉइंट का प्रस्ताव पाकिस्तान के जरिए ईरान को पहुंचाया गया है, लेकिन ईरान ने इससे साफ इनकार किया। ईरान ने कहा कि पिछले 25 दिनों में अमेरिका से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट किसी मीडिएटर के थ्रू भी कोई संपर्क नहीं हुआ है, कोई बातचीत नहीं हो रही है। प्रेसिडेंट ट्रंप जंग से जान छुड़ाने के लिए बस झूठ बोल रहे हैं। हकीकत क्या है, यह किसी को नहीं मालूम। ट्रंप जो कह रहे हैं उसमें कितनी हकीकत है, कितना फसाना, कोई नहीं जानता, क्योंकि ग्राउंड पर न सीज फायर हुआ, न तबाही रुकी। आज भी ईरान पर इजरायल ने हमले किए और ईरान ने अरब कंट्रीज के साथ साथ इजरायल के कई शहरों को आज भी निशाना बनाया। ग्राउंड पर क्या हालात हैं और ट्रंप कैसे कैसे दावे कर रहे हैं, हमारे देश में सरकार जो कह रही है, जमीन पर क्या वो दिखाई दे रहा है, क्या उसमें कोई फर्क है, ये सब आज आपको बताएंगे आज की बात में। लेकिन सबसे पहले ये दिखाता हूं कि ईरान और अमेरिका की जंग का दुनिया पर कैसा असर हो रहा है। इस जंग की लपटों से अमेरिका से लेकर यूरोप तक और अफ्रीका से लेकर एशिया तक सब झुलस रहे हैं। युद्ध की वजह से तेल और गैस की सप्लाई बुरी तरह से प्रभावित हुई है। फर्टिलाइजर और प्लास्टिक समेत तमाम इंडस्ट्रीज को मिलने वाले कच्चे माल की सप्लाई लाइन ठप हो गई है। इसका असर यह हुआ कि ईस्ट एशिया में फिलीपींस को एनर्जी इमरजेंसी लगानी पड़ी है। श्रीलंका ने मुश्किल वक्त से निपटने के लिए बुधवार को छुट्टी का ऐलान करने के साथ साथ तेल की राशनिंग शुरू कर दी है। साउथ कोरिया में सरकार ने लोगों से बिजली और पानी का इस्तेमाल संभल कर करने को कहा है। 1997 के बाद पहली बार साउथ कोरिया में तेल की कीमतों पर सीलिंग लगाई गई है। चीन में जब तेल के दाम 20% से ज्यादा बढ़ गए तो सरकार ने कीमतों को काबू में रखने के लिए पेट्रोल डीजल के दाम पर सीलिंग लगा दी और लोगों से इलेक्ट्रिक गाड़ियां खरीदने के लिए कहा है। इस जंग के कारण नेपाल में रसोई गैस की भारी किल्लत है। बांग्लादेश ने पेट्रोल और डीजल की सप्लाई बहाल रखने के लिए भारत से मदद मांगी है। थाईलैंड की सरकार ने लोगों को सूट के बजाय गर्मियों के हल्के कपड़े पहनने को कहा है ताकि एसी का इस्तेमाल न करना पड़े। म्यांमार में पेट्रोल डीजल बचाने के लिए प्राइवेट गाड़ियों के लिए ऑड इवन का फॉर्मूला लागू कर दिया गया है। थाईलैंड के एक और पड़ोसी देश लाओस में 40% पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। जंग शुरू होने के बाद अमेरिका में पेट्रोल के दाम 30% बढ़ चुके हैं। यूरोप में 28 फरवरी से अब तक गैस की कीमतों में 71% का इजाफा हो चुका है। पेट्रोल 30% तक महंगा हो चुका है। जर्मनी और इटली जैसे दुनिया के बड़े अमीर देशों को अपने नागरिकों को अब सब्सिडी देनी पड़ रही है। बड़े बड़े इकोनॉमिस्ट दावा कर रहे हैं कि इस जंग के कारण पूरी दुनिया में मंदी का खतरा पैदा हो गया है। यूरोपीय देशों पर भी मिडिल ईस्ट के हालात के बहुत बुरे परिणाम पड़ रहे हैं। यूक्रेन युद्ध की वजह से रूस से तेल और गैस की सप्लाई पहले ही बंद हो चुकी थी, जिसके बाद अपनी जरूरत के तेल और गैस के लिए यूरोप मिडिल ईस्ट के देशों पर निर्भर था। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने के बाद यूरोपीय देशों में गैस के दाम अब तक 71% बढ़ चुके हैं। पोलैंड, स्लोवेनिया और हंगरी जैसे देशों में पेट्रोल डीजल की भारी कमी है। जर्मनी, फ्रांस और ब्रिटेन में भी तेल की कमी होने की चेतावनी दी गई है। जर्मनी की इकोनॉमी मिनिस्टर कैथरीना रीख ने कहा कि अगर यह जंग जल्दी न रुकी तो मई में यूरोप को तेल और गैस के भयंकर संकट का सामना करना पड़ेगा। इससे आर्थिक विकास की रफ्तार धीमी पड़ सकती है। यूरोपीय देशों की मुश्किल ट्रंप ने और बढ़ा दी। उन्होंने यूरोपियन यूनियन को धमकी दी है कि अमेरिका के साथ टैरिफ डील को जल्दी से अप्रूव करें, वरना वो यूरोपीय देशों को एलएनजी की सप्लाई रोक देंगे। सिचुएशन इतनी खराब है कि ब्रिटेन में लोगों ने खुद गाड़ी चलाने में कटौती शुरू कर दी है। हमारे देश पर भी ईरान और अमेरिका की जंग का असर हो रहा है, लेकिन हालात अभी तक काबू में है। भारत अब दूसरे देशों से क्रूड ऑयल और गैस का आयात बढ़ा रहा है। रिफाइनरीज में गैस का प्रोडक्शन 40% बढ़ा दिया गया है। सरकार की तरफ से लगातार ये बात कही जा रही है कि देश में तेल का पर्याप्त स्टॉक है।
पेट्रोलियम मिनिस्ट्री की जॉइंट सेक्रेटरी सुजाता शर्मा ने कहा कि इंडियन रिफाइनरीज हर साल 26 करोड़ टन क्रूड ऑयल को रिफाइन करती हैं। पूरे देश में पेट्रोल, डीजल और गैस की सप्लाई रेगुलर है, नॉर्मल है, इसलिए तेल खत्म होने या इसकी कीमत बढ़ने की अफवाहों पर यकीन ना करें। आज सरकार ने एक और फैसला यह किया कि जिन भी इलाकों से पीएनजी मतलब पाइप्ड नेचुरल गैस की सप्लाई जा रही है, वहां रहने वालों से कहा गया है कि वो जल्द से जल्द पीएनजी का कलेक्शन ले लें, क्योंकि आने वाले वक्त में ऐसे इलाकों में सिलेंडर की सप्लाई बंद कर दी जाएगी। हालात का अंदाजा सरकार को भी है। कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पार्लियामेंट में कहा था कि आने वाला वक्त चुनौतीपूर्ण हो सकता है और इसका मुकाबला सबको मिलकर करना होगा। आज सरकार ने इसकी पहल की। विपक्ष को भरोसे में लेने के लिए सरकार ने आज एक ऑल पार्टी मीटिंग की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में हुई इस मीटिंग में सरकार की तरफ से होम मिनिस्टर अमित शाह, फॉरेन मिनिस्टर डॉक्टर एस जयशंकर और पेट्रोलियम मिनिस्टर हरदीप पुरी के अलावा फॉरेन सेक्रेटरी और पेट्रोलियम सेक्रेटरी भी इसमें मौजूद थे। कांग्रेस की तरफ से तारिक अनवर, मुकुल वासनिक मीटिंग में आए। तृणमूल कांग्रेस के नेता मीटिंग में नहीं आए। पता यह लगा कि मीटिंग में राजनाथ सिंह ने विपक्ष के नेताओं को बताया कि सरकार ने मुश्किल वक्त से निपटने के लिए क्या क्या तैयारी की है, जंग जल्द से जल्द खत्म हो इसके लिए क्या क्या कोशिशें की जा रही हैं। राजनाथ सिंह ने बताया कि ईरान से लगातार बात हो रही है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कुछ और जहाज तेल और गैस लेकर आएंगे। प्रधानमंत्री मोदी इस युद्ध को लेकर अरब देशों के राष्ट्राध्यक्षों के अलावा बाकी नेताओं से भी बात कर रहे हैं। मोदी की प्रेसिडेंट ट्रंप से भी बात हुई है। विपक्षी नेताओं ने भी इस बैठक में अपनी बात रखी, सरकार से सवाल किए। असदुद्दीन ओवैसी ने ईरान के सुप्रीम लीडर अयतुल्ला खामेनी की मौत का जिक्र करते हुए कहा कि भारत सरकार को उनके निधन पर शोक जताना चाहिए था। कांग्रेस के नेताओं ने कहा कि भारत इस पूरे मामले में मूक दर्शक बना हुआ है, जबकि पाकिस्तान एक महत्वपूर्ण भूमिका में दिख रहा है। कांग्रेस ने ईरान युद्ध को लेकर संसद के दोनों सदनों में बहस कराने की अपनी पुरानी मांग फिर दोहराई। हमारे देश में ईरान और अमेरिका की जंग को सियासी मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन जंग रोकने की कोशिशों को लेकर अलग अलग तरह की खबरें आ रही हैं। पता लगा कि अमेरिका ने ईरान के पास युद्ध रोकने का एक 15 पॉइंट का फॉर्मूला भेजा है, जिसके जवाब में ईरान ने अपनी 5 शर्तें रख दी हैं। ईरान का कहना है कि सबसे पहले अमेरिका और इजराइल के हमले बंद हों। ईरान के प्रॉक्सीज मतलब हमास, हिजबुल्लाह, हाउती, इनके खिलाफ कार्रवाई भी रोकी जाए। ईरान को इस बात की ठोस गारंटी दी जाए कि भविष्य में उस पर हमला नहीं होगा। ईरान को युद्ध से जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा उसको मिले और अमेरिका ईरान के खिलाफ सारे प्रतिबंध हटाए और पूरी दुनिया यह माने कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर ईरान का अधिकार है। ईरान की शर्तों पर अमेरिका की तरफ से कोई जवाब नहीं आया, लेकिन ग्राउंड पर जो हालात हैं उससे जंग रुकने के कोई आसार दिखते नहीं हैं। अमेरिका और इजराइल ने आज भी ईरान पर जमकर बमबारी की है। इजराइल ने ईरान में इस्फहान और तेहरान पर हवाई हमले किए और दावा किया कि उसने ईरान की हथियार फैक्ट्रीज को तबाह कर दिया है। वहीं ईरान ने आरोप लगाया कि इजराइल और अमेरिका ने इस्फहान में एक फिश मार्केट पर बॉम्बिंग की। तेहरान में बमबारी के बाद रेस्क्यू के लिए कई टीम्स को भी निशाना बनाया। ईरान ने यह भी आरोप लगाया कि इजराइल ने बुशहर में उसके न्यूक्लियर प्लांट पर फिर से हमला किया है। इन हमलों के बीच प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक बार फिर दावा किया कि ईरान से अच्छी बातचीत चल रही है और ईरान उनसे डील करने के लिए बेकरार है। आइए बात करते हैं बंगाल की। बंगाल के चुनाव में हिंदू और मुसलमान की सियासत शुरू हो गई है। आज असदुद्दीन ओवैसी बंगाल पहुंचे। उन्होंने कहा कि वो बंगाल में मुसलमानों को उनका वाजिब हक दिलाने आए हैं। कल रामनवमी है, इसलिए बीजेपी इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। शोभा यात्राओं का सिलसिला शुरू हो चुका है। हावड़ा में आज रामनवमी की शोभा यात्रा निकाली गई। हावड़ा के बानीपुर में सैकड़ों लोग इस शोभा यात्रा में शामिल हुए। 8 किलोमीटर लंबी शोभा यात्रा में भगवा झंडे दिखाई दिए, श्री राम के नारे गूंजते रहे। यात्रा में शामिल लोगों के हाथों में लाठी, डंडे, तीर, तलवार, फरसे सब थे। इस शोभा यात्रा में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भी हिस्सा लिया। शोभा यात्रा के दौरान चप्पे चप्पे पर पुलिस को तैनात किया गया। सेंट्रल फोर्सेस भी तैनात की गई, क्योंकि बंगाल चुनाव की वजह से शोभा यात्रा में हिंसा की आशंका थी। दंगा भी भड़क सकता था, इसलिए हाईकोर्ट ने किसी भी शस्त्र के ले जाने पर रोक लगाई थी, लेकिन इसका कोई असर दिखाई नहीं दिया। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि ममता मुसलमानों की दुश्मन है। ओवैसी भी बंगाल में थे। उन्होंने ऐलान कर दिया कि बंगाल में उनकी पार्टी हुमायूं कबीर की पार्टी के साथ मिलकर चुनाव में उतरेगी। हुमायूं कबीर और ओवैसी की 20 जॉइंट रैलीज होंगी। हुमायूं कबीर ने कहा, ओवैसी हमारे बड़े भाई के रोल में होंगे। उनकी पार्टी नहीं है, वो पहली बार अलग पार्टी बनाकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने मजलिस के साथ अलायंस किया है
और अलायंस अब पूरी उम्र कायम रहेगा। बड़ा भाई मेरा को साथ कम से कम 20 रैली के शामिल होंगे मेरा साथ, एक साथ जोड़ के दोनों भाई 20 का पहले से मुर्शिदाबाद से शुरू होगी, बाद में वो नॉर्थ बंगाल, मालदा, बीरभूम, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर लेके आसनसोल लेके लास्ट तक वो कलकत्ता तक। मैं फर्स्ट प्रोग्राम करेगी 1 अप्रैल बहरमपुर से। बहरमपुर से मेरा बड़ा भाई मौजूद रहेगी बेला 1 बजे। बहरमपुर के लाखों लोग को लेके मैं पहला सभा बड़ा भाई के लेके मैं करूँगी। लेकिन असदुद्दीन ओवैसी ने बंगाल पहुंचते ही अपना एजेंडा क्लियर कर दिया। ओवैसी ने सीधे ममता बनर्जी पर हमला किया, मुसलमानों के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। ओवैसी ने कहा कि ममता इफ्तार पार्टी में पहुंचकर ईद की नमाज में दुआ करके मुसलमानों के साथ होने का बस दिखावा करती हैं। उनकी सरकार मुसलमानों के हक पर हमला करती है। अब मुसलमानों को ममता की असलियत समझ में आ गई है। यूपी में रामनवमी के भव्य आयोजन की तैयारियां हो रही हैं। इस मौके पर अयोध्या में शानदार प्रोग्राम होगा। पूरे प्रदेश में झांकियां निकाली जाएंगी, मंदिरों में खास पूजा अर्चना होगी। इसलिए योगी आदित्यनाथ की सरकार ने रामनवमी के मौके पर उत्तर प्रदेश में 2 दिन की छुट्टी का ऐलान किया है। पहले सिर्फ 26 जनवरी को रामनवमी की छुट्टी होती थी, लेकिन मंदिरों में भक्तों की भीड़ को देखते हुए योगी आदित्यनाथ ने 27 मार्च को भी सरकारी छुट्टी डिक्लेयर कर दी है। योगी ने कहा कि पहले तुष्टीकरण की पॉलिटिक्स होती थी, अब नहीं होता ऐसा। उनकी सरकार आस्था का पूरा सम्मान करती है। पहले सारा फंड कब्रिस्तान के विकास के लिए जाता था, अब ऐसा नहीं होता। आज 48 साल के बाद जगन्नाथ मंदिर के रत्न भंडार में खजाने की गिनती का काम शुरू हुआ। ओडिशा सरकार और मंदिर प्रशासन की हाई लेवल कमेटी ने मुहूर्त के मुताबिक सुबह 11:18 पर मंदिर में प्रवेश किया। रत्न भंडार की गिनती के लिए 2 ग्रुप बनाए गए। इनमें जेमोलॉजिस्ट, सुनार, जौहरी, बैंक के अधिकारी, कलेक्टर, एसपी, मंदिर के मुख्य प्रशासक जैसे बहुत से लोग थे। इस कमेटी ने रत्न भंडार में मौजूद हर सामान का रिकॉर्ड तैयार किया, हर चीज़ को डॉक्यूमेंट किया। डिजिटाइजेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी की गई। आज चलिए इस गिनती में आभूषणों की लिस्ट तैयार हुई। भगवान जगन्नाथ के अंगों में लगे 3 आभूषणों को छोड़कर बाकी की गिनती कर ली गई है। अब भीतरी और बाहरी रत्न भंडार के आभूषणों को लिस्ट करना बचा है। इसके लिए अगली तारीख तय की जाएगी। पिछली बार 1978 में इस खजाने की गिनती हुई थी। तब भगवान जगन्नाथ के गहनों की पूरी लिस्ट बनाने में 78 दिन लग गए थे। जो लिस्ट 48 साल पहले बनी थी, अब उसका मिलान किया जा रहा है। खास बात यह है कि पूरी प्रक्रिया के अंदर मंदिर में दर्शन पर किसी किस्म की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है। मंदिर में दर्शन, सेवा, पूजा पहले की तरह चल रही है।